ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो हुआ उसमें यूरोपियन पावर और प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, इन दोनों को हराया पहले, इसके बारे में बात हुई है ना। उनका पैटर्न हमने देखा कि वो क्या करते थे, वॉर करते थे, ट्रीटी करते थे, फिर वॉर करते थे, ठीक है ना, ट्रीटी बैक करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो जो यूरोपियंस थे उनको रास्ते से हटाया। उसके बाद में फिर जो इंडियन प्रिंसेस थे उनका नंबर आया, उसमें हमें ये 4 लोग थे मेन, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन 4 लोग मेन थे, जिसमें से बंगाल, मैसूर, ठीक है, मराठा जो हर्डल थे और जो सिख। तो इनको फटाफट एक एक करके इनको साफ किया आपने, उसको देखा बहुत अच्छे से, है कि नहीं। आपने देखा कि क्या इन्होंने किया, फिर आपने ये देखा कि कोर्स में डॉक्ट्राइन कौन कौन सी यूज़ की इन्होंने। इनको हराने के बाद सब्सिडी अलायंस यूज़ किया लॉर्ड वेलिस्ले ने बहुत अच्छे से सब्सिडी अलायंस को, है ना। सब्सिडी अलायंस के बारे में आपने डिटेल बातें करी कि सब्सिडी अलायंस में क्या था, अपनी आर्मी नहीं रख सकते, वो सारी कहानी। उसके बाद में फिर आपने ये भी देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को कैसे डलहौजी ने यूज़ किया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो उस दिन मैं बता रहा था, ये क्वेश्चन है, ज़रा इसको सही करेंगे। The time at the time when the empire in the Europe were crumbling, ठीक है, before the might of Napoleon, which one of the following governor general kept a British flag flying high in India? आसान क्वेश्चन है, हैं? कई बार बता चुका हूँ ना मैं, कई बार बता चुका हूँ कि जिस टाइम नेपोलियन ने पूरी माइट से पूरा क्रैप यूरोप जो है चरमरा रहा था, उस टाइम इंडिया के अंदर ब्रिटिश फ्लैग को उठाने वाला बंदा कौन था? लॉर्ड वेलिस्ले। याद है ना, वो तो मैं बता चुका हूँ, ये यही क्वेश्चन तो उस दिन कह रहा था मैं, तो सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो ऐसा है। उसके बाद में फिर ये देखें आप, पीरियड भी अगर याद रहे तो आदमी बता सकता है कि नहीं। उसके बाद में फिर आपका रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह हम लोगों ने देखा, रेगुलेटिंग एक्ट देखा, और रेगुलेटिंग एक्ट के अलावा पिट्स इंडिया एक्ट देखा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखा, है ना। इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या चीज़ें करी, वो पूरा हमने डिटेल में बात की। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बारे में हमने बात की ना, यानी कि किया है ना। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के बारे में हमने बात की थी ना आप लोगों के, कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, तो हमने उससे बात की थी, किससे? 1833 के बारे में बात की थी ना हमने, उससे लक्ष्मीकांत से बात नहीं की थी कि उन्होंने पूरी मोनोपोली ख़त्म कर दी, चाय और चाइना था उसको भी ख़त्म कर दिया, और उसको क्या बना दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी के बजाय मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बना दिया। लॉर्ड मैकॉले आया, है ना, वो सारी कहानी मैंने बता रखी है आप लोगों को, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की, है ना। सिर्फ उसने कंपटीशन के लिए मतलब ये बताया था कि भाई सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन वगैरह कराया जाए, है ना। और एग्जीक्यूटिव एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस को अलग अलग करने वाली भी बात की, ठीक है ना। गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाना शुरू हुआ। अच्छा, मैंने ये बताया था कि लॉ मेंबर एक फुल टाइम ऐड किया गया, एक फाइनेंस मेंबर भी ऐड किया गया था, और उसमें लॉ मेंबर जो था लॉर्ड मैकॉले था, कौन था, और उसकी एक कमेटी बनाई थी उसने, सिविल सर्विसेज कमेटी, वो 1853 के अंदर, 1853 के अंदर ये फुल टाइम लॉ मेंबर जो लॉ मेंबर फुल टाइम जो ऐड किया गया 1853 वाले एक्ट में किया गया, फाइनेंस मेंबर ऐड किया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि जब तक मतलब अब हम जब तक चाहेंगे तब तक रहेगा, उसके बाद में हम कंपनी से रूल छीन लेंगे, वो वाली बात हमने कर ली थी। 53 वाला भी एक्ट करा था ना, और हमने 58 तक कर रखा है, 1858 तक की बात हमने पूरी डिटेल कर रखी है कि नहीं। कॉम्पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने बताया था कि मैकॉले कमेटी की रिपोर्ट थी, जिस पे यह था कि इंडियंस को भी कॉम्पिटिशन में बैठाया जाना चाहिए, है ना। और सेपरेशन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 मेंबर का लेजिस्लेटिव मैंने बताया था काउंसिल आएगा, जिसमें इंडिया के उनसे काउंसिल से भी मेंबर आएंगे, वो बात हुई थी ना आगरा वागरा से, याद करो, याद है। फिर यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है, इस रिवोल्ट के बाद में के बारे में हम बात आगे करेंगे कि क्या क्या होता है, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉबर्ट इज करेक्ट, तो करेक्ट क्या है, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गलत बात। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सही बात, तो ओनली 2 इज राइट। फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल तो उस समय इंस्टीट्यूशन ही नहीं था ना, वारन हेस्टिंग के टाइम पे आया। तो 1833 एक एक्ट में देखिए क्या क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833? 1833 के एक्ट में कौन सी चीज़ नहीं की गई थी? ऐसा कोई कहानी इसमें इंडियन को अपॉइंट करने की नहीं है, क्योंकि इंडियन भी अपॉइंट जब होगा वो तो 1909 में जाके होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे वो हम देखेंगे, अभी अभी तक तो कोई बात ऐसी हुई नहीं है। तो ये वाली भी कहानी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड सेटअप ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन through which British government could fully control the British East India Company civil military and revenue affairs in the India? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था, कौन सा एक्ट में, याद है? अभी तो पढ़ाया मैंने, रिवीजन नहीं कर रहे हो बेटा, लग रहा है मुझे। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, याद करो। पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने बताया था इसको कि बोर्ड ऑफ क्या नाम है वो आया था, उसकी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये है, उसमें तो सिर्फ जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन वगैरह को क्लियर किया गया था कि जुरिस्डिक्शन वगैरह जो है कहाँ तक है, मतलब डिस्प्यूट ना रह जाए, उसकी जुरिस्डिक्शन को क्लियर करा गया था। जो मेन चीज़ हुई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट में हुई है, ठीक है ना। ब्रिटिश, अब यहाँ से जो है हम लोगों ने देखिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लिया, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख लिया है, क्योंकि हमने वो भी देखा क्या नाम है रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, ये सारा एक्ट देख लिया, गवर्नर जनरल भी देख लिया है ना, थोड़ा सा भी उसको देख लिया। अभी हम लोगों को देखना है कॉलोनियल सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल पॉलिसी और उसके इम्पैक्ट क्या हुए, और उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन और एंड सो ऑन, ऐसे चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सोशियो कल्चरल जो पॉलिसी और उसके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे अब, ठीक है, कि सोशियो कल्चरल पॉलिसी क्या थी, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े इंडिया के ऊपर। तो सोशियो कल्चरल पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट, क्या अप्रोच था? तो अगर हम देखें तो अप्रोच जो है दो तरीके से था, एक ईस्टवर्ड अप्रोच, दूसरा वेस्टवर्ड अप्रोच। ईस्टवर्ड अप्रोच में ओरिएंटलिस्ट अप्रोच था, ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, ठीक है, और ओरिएंटलिस्ट इंग्लिशिस्ट अप्रोच। चलो आप लोग मुझे बताओ कि ये आप आज इंडिया को देखेंगे तो दो तरह से लोग जीते हैं, एक प्रीमेटिव लाइफ जीते हैं थोड़ा ईस्टर्न ओरिएंटलिस्ट इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए, और कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर को, इंग्लिश कल्चर को, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडेंटल कल्चर को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, हम लोग उसको वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर के नाम से करते हैं ना। तो अप्रोच हमारा क्या है कि वेस्टर्न अप्रोच है या ईस्टर्न अप्रोच। वेस्टर्न मतलब मॉडर्न अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच, ठीक है, और ईस्टर्न मतलब ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, इंडियन अप्रोच, जो इंडिया का अपना कल्चर है। तो इसके ऊपर मतलब ये पूरी बहस है कि क्या है। तो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच जो होता है ये टिल 18 सेंचुरी जो है लोगों का अप्रोच जो था, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, सोशियो कल्चर उसको लेकर, तो बेसिकली 18 सेंचुरी के अंदर ओरिएंटलिस्ट अप्रोच के बारे में अर्ली एंड सेंचुरी में ज़्यादा लोग फोकस करते थे, क्योंकि जो वॉरेन हेस्टिंग आया था तो उसने भी मतलब कोई ऐसा इंग्लिश वगैरह इंट्रोड्यूस करने की बात नहीं की थी, ठीक है ना। वो सारी जो बातें थी बेसिकली वो इंडियन को में इंटरवीन नहीं करना है, मतलब फालतू में इंटरफेयर नहीं करना है, उस तरह की अप्रोच को लेकर लोग चल रहे थे ना। तो इन्होंने जो इंडियन कल्चर को मतलब आए पढ़ा भी, जैसे विलियम जॉन्स हैं तो इसको ओरिएंटलिस्ट जॉन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिएंटलिस्ट जॉन। तो ये जो विलियम जॉन्स है इसने जो है काफ़ी ज़्यादा इंडियन कल्चर को स्टडी किया और उसको अप्रिशिएट भी करता था काफ़ी ज़्यादा, तो ग्लोरीफाई भी करता था, यहाँ तक कि मतलब उसने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया बिटवीन संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन में, ठीक है, एंड प्रिविलेज्ड इंडियन विद द एंटी इंटीक्वालिटी इक्वालिटी टू दैट ऑफ द क्लासिकल वेस्टर्न। और इंडियन को मतलब इन लोगों का जो अप्रोच था ये था कि ये भी किसी भी फॉर्म में कम नहीं है, क्या नाम है, किसी भी तरीके से इंडियन जो है वो कम नहीं है, दे आर लाइक, जैसे वो लोग क्या हैं, अप टू द मार्क हैं इंडियन कल्चर भी, और वो वेस्टर्न कल्चर के ही बराबर है। ये एक मतलब अप्रोच था, और इसमें बिगनिंग जब हुआ है ट्रेडिशनली तो इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन जो इंडियन कल्चर को लेकर थे उनको फाउंड भी किया गया है। जैसे 1781 के अंदर कलकत्ता मदरसा बनाया गया, ठीक है ना। 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की कब बनाई गई है, तो 1784 के अंदर बनाई गई, और 1794 के अंदर संस्कृत
कॉलेज बनारस बनाया गया। ये सब फाउंडिंग इंस्टीट्यूशन है ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन को चलाने के लिए आगे, ठीक है ना। लेकिन ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन जो है कब तक चलता रहा है, ये 70s 80s तक तो चलता रहा है। कैसे? जैसे कि अर्ली फेज जब आया है, चाहे वॉरेन हेस्टिंग आया हो, तो वो जो था उनका कहना यह था कि जो कॉन्क्वायर्ड लोग हैं, कॉन्क्वायर्ड पीपल हैं, उनको रूल किया जाना चाहिए उनके अपने कस्टम और लॉज के हिसाब से, ताकि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, ठीक है। और ब्रिटिश रूल हैज़ टू बी लिस्टिमाइज इटसेल्फ टू एन इंडियन आइडल। तो यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया था कि मतलब ब्रिटिश अगर रूल कर भी रहे हैं तो उसको इंडिया के साथ एनालॉजी में सही आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब अपनी थोपना नहीं है, ठीक है ना। और इस ये जब जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये सब चीज़ें हुई, विलियम कॉलेज जो बनाया गया कलकत्ता के अंदर, ट्रेनिंग सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग करने के लिए वेलेस्ले के टाइम पर भी चीज़ें की गई। इंडियन सोसाइटी, कल्चर, लॉज वगैरह वहाँ पे पढ़ाया जाता था सिविल सर्विस के ट्रेनिंग में। इंडियन सोसाइटी, कल्चर और लॉज क्यों पढ़ाए जाते थे? ताकि इंडियंस को समझ सको, ताकि अच्छे से चला सको। जो ये विलियम कॉलेज बनाया गया था कलकत्ता के अंदर, सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, वेलेस्ले ने बनाया था, और उसमें इंडियन कल्चर वगैरह को बताया जाता था, सिखाया जाता था, ताकि आप उसको समझ के ठीक से रूल कर सको, ठीक है ना। ओके। तो उसमें मतलब ये था, लेकिन उसका एक कुछ हिडन मोटिव तो रहता ही है, तो कहा ही जाएगा कि भाई वो मतलब एक तरह से ताकि समझ सकें और सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से मतलब रूल कर सकें, ठीक है ना। क्लासिकल पास्ट और ठीक है, और इस तरह से मतलब एक अफेक्शन वगैरह भी पैदा कर सके, वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं। ओरिएंटलिस्ट अप्रोच और इंग्लिशिस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? इसके ये शुरू में तो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच ही चला है, लेकिन बाद में एक डिबेट शुरू हो गई कि इंग्लिश को लाया जाए, ठीक है ना। तो फिर ऑक्सीडेंटल या इंग्लिशिस्ट अप्रोच जो है वो फिर आने लगा। 18 से 19 सेंचुरी यूरोप के अंदर नए-नए आइडियाज़ आने लगे। लोगों के अंदर नई-नई बातें, जैसे यूटिलिटेरियन थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, रैशनलिज़्म की बात आने लगी, ठीक है ना। माइंड, मैटर और मोरल्स पे बात होने लगी। 3 आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर थे उसके। रैशनलिज़्म की बात आई, जहाँ पे साइंस के अंदर और रीज़निंग के अंदर लोगों का फेथ डेवलप हुआ। मतलब लोगों का ये था कि रीज़निंग और साइंस पे बात करनी चाहिए, सुपरस्टिशन वगैरह और ट्रेडिशन पे बात नहीं करनी चाहिए। दूसरे ह्यूमनिज़्म वाली फीलिंग, यानी लव ऑफ मैन, उस पे बात भी हुई। और इसी तरीके के कॉन्फिडेंस इन द कैपेसिटी ऑफ मेंस प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें जब शुरू हुई, उसमें जॉन लॉक, रूसो वगैरह का भी आइडियाज़ और क्या नाम है, मोंटेस्क्यू के आइडियाज़ वगैरह सब प्रिवेल होने लगे थे जब ये सब आने लगे। ह्यूमनिज़्म, यूटिलिटेरियन थ्योरी, ये सब जब चीज़ें आने लगीं, ठीक है, तो मॉडर्न आइडियाज़ जो हैं वो उसमें काफ़ी काम हुआ। तो उसमें फिर ये हुआ कि मॉडर्न आइडिया जो इंडियन कल्चर था उसको लेकर जो इंडिया ये मॉडर्न आइडियाज़ जो थे उस पे वो भारी पड़ने लगे इंडियन कल्चर के ऊपर, वन वे और अदर। और जो है वो अट्रैक्ट करने लगे, इंडियंस को भी अट्रैक्ट करने लगे मॉडर्न फिलॉसफी जो थी, जो लिबर्टी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे वाली चीज़ें थी जो ना, वो चीज़ें, और जो मॉडर्न रैशनल आइडियाज़ थे, वो पढ़े लिखे जो लोग होते थे या जो लोग थोड़ा रैशनल माइंड रखते थे, उनको वो आइडियाज़ अट्रैक्ट करते थे। ह्यूमनिज़्म वाली जो बातें थी, रैशनल वाली बातें थी, वो सब अट्रैक्ट करती थी। उसकी वजह क्या थी कि इंडिया के सोसाइटी के अंदर उस समय भी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन वगैरह था, सती प्रथा आम थी, चाइल्ड सैक्रिफाइस आम था, वो सारी चीज़ें थी। तो मॉडर्न आइडियाज़ जो है वो ज़्यादा अपीलिंग लगने लगे लोगों को, ठीक है ना, लेटर लेटर पीरियड में। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 फ़ेज़ में हम इसको डेवलपमेंट को देख सकते हैं। 3 फ़ेज़, अक्सर ये 3 फ़ेज़ में डिवाइड करते हैं इस डेवलपमेंट को। पहला फ़ेज़ है 1772 से लेकर 1813 का फ़ेज़, दूसरा 1813 से 57 का फ़ेज़, और उसके बाद 1857 के बाद का फ़ेज़, ठीक है ना? 1772 से 1813 का जो फ़ेज़ है वो एक पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल पॉलिसी को इन्होंने अपनाया है। और इसमें सोशियो रिलीजियस जो मैटर्स थे उस पे ये लोग न्यूट्रल रहते थे, कोई इंटरफेयर नहीं करते थे कस्टम वगैरह पे। क्योंकि उनको ट्रेड रेवेन्यू वगैरह जनरेट करना था, ब्रिटिश कंसोलिडेशन करने पे फेयर था, और डर था कि कहीं मतलब लोग हॉस्टाइल ना हो जाए ना, वॉर वगैरह फालतू ना शुरू कर दें, ठीक है ना। और रिलीजन को इंटरफेयर करना है कस्टम पे, अगर हम इंटरफेयर करते हैं तो वो देख चुके थे कि इसका बहुत जल्द तेज रिएक्शन करते हैं लोग, ठीक है ना। 1813 से लेकर 53 वाला फेज है, ये थोड़ा इंग्लिश अप्रोच वाला फेज है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, न्यू फिलॉसफी जब इमर्ज हुई, जब रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म और लिबरलिज्म वाली पॉलिसीज़ आई, तो वहाँ पे जो है ये यूरोपियन आइडियाज़, यूरोप के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की वजह से यूरोप के अंदर इंडस्ट्रीज़ में को बड़ी मार्केट की ज़रूरत थी अपने गुड्स को सप्लाई करने के लिए। और जब तक आप जो है जीन्स पैंट पहनना लोगों को ये अच्छा नहीं लगने लगेगा, तब तक आप जीन्स बेच थोड़ी ना पाओगे। जब तक आपका कोट पैंट टाइट लोगों को पहनना अच्छा नहीं लगेगा, वो कल्चर से आदमी सोचेगा नहीं, तब तक आप कोट पैंट टाइट किसी को पहना नहीं पाओगे, टाई तो नहीं बेच पाओगे ना, समझ रहे हो। इसी तरीके से जूता अगर बेचना है, तो जब जूते की समझ ही नहीं होगी तो जूता बेचेंगे कैसे, बिकेगा कैसे। तो बिग मार्केट ब्रिटिश गुड्स के लिए था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो थी उसको खपत कराना था। और उसके अलावा एक रिक्वायर्ड द ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये चीज़ थी। 1813 के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी
1813 में जो है क्रिश्चियन मिशनरीज वो भी आ गई थी, मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि 1813 के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज जो है अपना प्रोपेगेंडा लेकर आ गई थी, ठीक है ना? और तो उनको भी अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, चीज़ों को फैलाने के लिए, रिलीजन को फैलाने के लिए क्या करना था, उनका तो था ही कि भई वो क्या नाम है, क्रिश्चियन मिशनरीज़ का क्या था कि वो इंग्लिश एजुकेशन रहेगा तो हम अच्छे से बता पाएँगे। जब वो तब ज़्यादा पसंद करेंगे, जब रैशनल बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी में रैशनैलिटी की बात करेंगे तो वो ज़्यादा समझ पाएँगे। मॉडर्न एजुकेशन भी करना था, तो ये सारी चीज़ें आ गई थी। फिर 1857 के बाद जो ब्रिटिश का एटीट्यूड चेंज हुआ, उन्होंने मतलब देखा कि ये लोग हॉस्टाइल हो रहे हैं तो रिवोल्ट ऑफ 1857 कर दिया। फिर ये लोग जो है इंडिफरेंट हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने मतलब रिफ़ॉर्म जो मतलब रिफ़ॉर्म करती थी तो उसका रिवोल्ट में हो रहा था, ठीक है? तो उसने ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट थे उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना? 1857 के बाद ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स मतलब वो जो ट्रेडिशनल जो पहले से चल रहा है, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी जो मतलब जो एकदम अंदर पुरानी सोच वाले होते हैं ना, उनको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। सुना नहीं कभी? जो एकदम पुरानी सोच के ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़। तो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को उसने फिर प्रमोट करना शुरू कर दिया कि मतलब ठीक है, रहो, पड़े रहो उसी में, करो सती, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। ना मतलब इस तरह से चीज़ें उन्होंने करी। इसकी वजह से एक सोशल जो है वो रिफ़ॉर्म मतलब वॉइड पैदा हो गया। अच्छा इसमें इससे फ़र्क क्या हुआ? अब अंग्रेज़ों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी तरह के रिफ़ॉर्म में और बहुत सारे रिफ़ॉर्म चाह रहे हैं लोग। ठीक है ना? बहुत सारे रिफ़ॉर्म लोग चाह भी रहे हैं, जो इंडियन लिबरल हैं, जो इंडियन में पढ़े-लिखे लोग जो हैं, वो रिफ़ॉर्म चाह रहे हैं। लेकिन अब अंग्रेज़ों का सपोर्ट उनको उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा, जिस तरह से उनको मिला था। जैसे वेलेस्ले से उनको सपोर्ट मिला था। वेलेस्ले ने जो है इन्फेंटिसाइड था ना, बच्चों को जो मार देते थे, उसको कम किया था। वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती को कम किया था और सती को मतलब प्रोहिबिट किया था और उसके अलावा उसने फीमेल इन्फेंटिसाइड को कम किया था। है ना? खत्म कराया था। एलन डर्फ ने जो है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी किया था, ठीक है, लेक्स लॉ की रिपोर्ट के बेसिस पे। उसके अलावा इसने ह्यूमन सैक्रिफाइस को हार्डिंग ने याद करो, ह्यूमन सैक्रिफाइस को सप्रेस किया था। डलहौजी ने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया था 1856 के, लेकिन जब 1857 का रिवॉल्यूशन हो गया ना, तो उन लोगों ने इन चीज़ों पे काम करना कम कर दिया। तो यहाँ तक कि मतलब आपने देखा 1772 से 1813 तक एक फेज़ न्यूट्रल वाला रहा है कि न्यूट्रलिटी, फिर इन्होंने काम करना शुरू किया है 1813, 53 तक, 58 तक, 57 तक काम करते रहे, लेकिन फिर उसका रिएक्शन ज़्यादा हुआ। फिर 1857 के बाद इन्होंने इंटरवीन करना कम कर दिया, नहीं तो काफ़ी सारे रिफ़ॉर्म कर रहे थे इंडियन सोसाइटी में, तो फिर उन्होंने उसको एक पॉलिसी अपना ली कि नहीं, इसको नहीं करना है, ठीक है ना? तो ये हुआ, तो ये हमने अप्रोच देखा कि हमारे कल्चर के ऊपर वो कैसा होता था, इंग्लिशलिस्ट अप्रोच या वो। अब आप लोगों के ऊपर एक ओपिनियन है, मॉडर्न एजुकेशन आएगा ही आएगा, अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये है आप लोगों से क्वेश्चन, क्या आपको क्या लगता है कि अ, इंडियन कल्चर जैसे आज चिल्लाते हैं हम कि इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर वेल डिफाइंड करो, वेल डिफाइंड है क्या? इंडियन कल्चर क्या है? दूसरा आपका जो है वेस्टर्न कल्चर वो क्या है? ठीक है? इंडियन कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कल्चर का एक नॉर्म्स कुछ डिफाइन हो, क्लियर हो कि ये चीज़ करनी है तो आदमी करे भी। ठीक है? आपके कल्चर में तो मैं अगर अगर देखा जाए तो बहुत सारे नेगेटिव पहलू हैं, बहुत सारे पॉज़िटिव पहलू हैं। जैसे आप किसको रोल मॉडल मानोगे? अगर आप रोल मॉडल मानते हो, किसी को भी एक कोई एक रोल मॉडल ले लो, जैसे जिसके हिसाब से आपको ज़िंदगी चलानी है कि ये हमारा कल्चर है, ठीक है ना? तो आप किसको लेके जाओगे? आप देखो तो तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस जो बहुत ही मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। आप किसको रोल मॉडल मानेंगे? किसको फ़ॉलो करेंगे? ठीक है? तो अगर आप एक कल्चर की बात करें तो एक क्लियर कल्चर नहीं है, या तो आप फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वाली कहानी ले आएँ, तो फिर आप क्लास डिवाइड कर दें। ब्राह्मण को ऊँचा माने, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों को नीचा माना जाए, फिर वो सारा, तो वहाँ पे इक्वालिटी वाली का वायलेशन होगा। तो क्या कौन से इंडियन कल्चर में कौन-सी इतनी पॉज़िटिव चीज़ें हैं जिसको आप चाह रहे हो कि वो इम्प्लीमेंट किया जाए? वो एक सेट पैटर्न दो कि भई ये चीज़ें होंगी। ठीक है? जो कि इंडियन कल्चर हमारा है पहले से, ठीक है? इंडियन कल्चर में है ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वाले कॉन्सेप्ट हैं। उसके अलावा सती भी है उसके अंदर, जौहर भी है उसके अंदर, पति मर जाए तो वो विधवा विवाह नहीं हो सकता है। उसमें अंदर मूलाकर वाला भी सीन है कहीं-कहीं पे, है ना? उसके अलावा को जो भी थे उनके 2-2 3-3 पत्नियाँ तो सबकी थी, चाहे एक विडंबना है ये भी कि हाउ यू आर गोइंग टू, ठीक है? तो आपको क्योंकि परफेक्शन चाहिए ना, तो ये आपके कल्चर में है नहीं है अगर मैं हिंदू कल्चर की बात करूँ तो। और उसके अलावा तो ट्रेडिशनल कल्चर में बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। अगर आप राजाओं की बात करें तो अपने बाप को मारकर लोग राजा बन रहे हैं, ठीक है? तो वो भी चीज़ें सही नहीं है, अपने ख़ानदान को मिटा दे रहे हैं और जुए में हार जा रहे हैं, ठीक है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? तो मतलब यू कैन नॉट
मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है? पेट्रियोटिक फीलिंग दिखा के आप सोच के देखो, रैशनल माइंड से सोच के देखो, क्या इसमें से आपको कौन-सी चीज़ आपको जो है जिसको इंडियन कल्चर की तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर वेस्टर्न कल्चर की बात करो, हाँ ठीक है, वहाँ मॉडर्न है, मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक फैमिली में हम लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है? एक फैमिली है। लेकिन एक तरह से हम फैमिली के लिए तो देखते हैं, लेकिन इंडिविजुअल राइट बहुत बार जगह सैक्रिफाइस हो रहे होते हैं। फैमिली में रहते हैं लोग हैं, लेकिन इंडिविजुअल राइट सैक्रिफाइस हो रहे होते हैं, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते आप, ठीक है? बहुत सारे राइट्स, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस होती हैं, बहुत सी प्राइवेसी सैक्रिफाइस होती है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू दैट। उनको बहुत से फैसले करने होते हैं जो कि कैसे करने होते हैं, फैमिली में रहने की वजह से उनके हिसाब से करने होते हैं, जो कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी आप कर रहे हो, तो आप खुल के तो जी ही नहीं पा रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन सोसाइटी में के। हाँ, आपको वेस्टर्न में भी कमियाँ हैं, जैसे कि एकदम स्ट्रिंग अटैच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जो उन्होंने कुछ भी किया माँ-बाप ने उनकी कुछ वो नहीं करना है, तो ये भी चीज़ गलत है, ठीक है? तो कुल मिलाकर ये है कि कुछ चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंस में इतना ना हो जाओ कि मतलब जानवर की तरह हो जाओ कि एक पैदा कर दिया, छोड़ दिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए वेस्टर्न उसमें। तो कुल मिलाकर जो है हर कल्चर में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन हाँ, लिबरल है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर वो हैं। यहाँ तक कि वेस्टर्न कल्चर तो इतना इक्वालिटी देता है, इतनी राइट देता है। अभी आपने एक फ़िल्म देखी है, अभी रिसेंटली एक फ़िल्म बनी है आर्टिकल 15 देखी? कुछ दिन पहले इंडिया के अंदर। एक 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 तरफ हमारे यहाँ आर्टिकल 15 में जो आपने देखी और जो आपने वो देखी भीम फ़िल्म देखी होगी, वो जय भीम, अगर सुना हो। मतलब ज़ुल्म देखा है आपने, दलितों के ऊपर कितना-कितना ज़ुल्म किस-किस तरह से और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है? ये भी देखा आपने और वहाँ पे आपने अमेरिका वगैरह में ये भी देखा है कि अगर अ, थोड़ा-सा भी कोई वायलेशन होता है, यानी कि किसी को ज़रा-सा भी हर्ट होता है, मेंटल हरासमेंट थोड़ा-सा हो गया या कुछ हाँ, ब्लैक लाइव मैटर या कुछ भी ऐसे मतलब ज़रा-सा हरासमेंट की बात हो जाती है, कोई ऐसी बात जो उनकी डिग्निटी को हर्ट करती हो या कोई ऐसी बात है, तो उसके ऊपर वो डिफेमेशन का केस लगा देते हैं, दुनिया भर के वो ले लेते हैं, है ना? थोड़ी-सी बात, कि तुम इनको मेंटल टॉर्चर कर रहे हो तो उस पे हो जाता है। तो वहाँ पे इतनी लिबर्टी भी तो है। यहाँ तक कि वहाँ पे ये भी चॉइस दे दी, ये भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि जैसे कि मतलब आप तुम खुद ही डिसाइड करो कि तुम क्या हो। मतलब मेल पैदा हुए हो लेकिन अब तुम्हारी सोच, तो इतना आज़ादी भी नहीं, ठीक है, लेकिन मतलब हर चीज़ में ना एक्सट्रीम कहीं भी अच्छा नहीं होता है। एतदाल में रहना अच्छा है। एक्सट्रीम अगर आप इधर जाओगे तो भी गलत है और एक्सट्रीम इधर जाओगे तो भी गलत है। तो बीच में रहना सही है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती और वर्च्यू लाइट बिटवीन टू वाइसेस, ठीक है ना? वर्च्यू जो है वो 2 वाइसेस के बीच में लाई करता है। तो यहाँ जो हमने समझा वो ये है कि कल्चर के को लेकर हम लोग कॉलोनियल सोशियो इकोनॉमिक कल्चर को कैसे हमारे ऊपर इम्पैक्ट किया, तो बहुत सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। जैसे बहुत सारी जो कमियाँ थी इंडियन सोसाइटी की उसको दूर करने में उन्होंने कोशिश की, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ। जैसे आप देखोगे कि जब राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज बनाएँगे तो उनके खिलाफ जो है धर्म समाज करके लोग खड़े हो जाएँगे जो कि सती को सपोर्ट करेंगे। अब आप ये सोचो कि कैसे लोग होंगे जो सती को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन कल्चर के नाम पर कि हमारा रिलीजन में इंटरफेयर आप नहीं करोगे, ठीक है? तो वो चीज़ है बहुत सारी। तो यहाँ पे मतलब इंडियन कल्चर के नाम पे कुछ लोग अंधे हो जाते हैं। इंडियन कल्चर अच्छा जिनसे इंडियन कल्चर चिल्लाते हैं, अगर उनसे ठीक से पूछा जाए कि कल्चर की डेफिनेशन ज़रा स्टेप बाय मुझे बताओ कि कौन-कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट करोगी? क्या है आपका कल्चर? व्हाट इज़ योर कल्चर? ठीक है? तो दे आर नॉट एबल टू आंसर। बड़ी उसकी परे हैं, समझ के परे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई जब कोई करता है किसी चीज़ को, तो अंधा होके करता है। अगर वही रैशनल होके करे, रैशनल होके सोचे कि क्या सही है, क्या गलत है, तो उसको समझ में आए कि क्या ठीक है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, है नहीं? लेकिन ज़्यादातर लोग तो अंधे हैं। अगर कोई 90% लोग अंधे हैं, आधे ज़्यादा नहीं। आपको अब देखिए इतनी इलॉजिकल बातें करते हैं, इतनी इलॉजिकल आप देखो तो आप सोचते हो कि इसमें लॉजिक कहीं ढूँढ लो, कहीं मिल जाए आस-पास। सर इस वजह से ना मैं बात करना कम कर दिया मैंने लोगों दैट इज़ से। मैं चुपचाप सुनते इनफैक्ट रहती हूँ ये भी कैसे है और उसके अलावा जो है आप बहस देखेंगे करनी तो लड़ाई हो हाँ, वो कोई जाएगी। मतलब नहीं है क्योंकि जाहिलों से वो एक चीज़ें हैं, वो जाहिल है, वो अपना आपने सारे लॉजिक दे दिया, फिर उसने कहा कि नहीं भाई, हाँ, गधा तो घोड़े से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। अरे भाई, क्या करो? अब ठीक है भैया, तो ये सही ठीक है। है ना? एक अ, आपने सर वो वीडियो देखी होगी, ये बोलती है कि आज़ादी जो मिली थी वो 99 के99 लीज़ लीज पे पे मिली मिली थी, थी। हाँ। और फिर सारे लॉजिक देने के बाद फिर भी लेकिन मिली तो लीज़ पे ही थी। मतलब इफ यू नो मतलब और दे आर मतलब वो स्टूडेंट है। मैं तो कहता हूँ कि उसको 10th भी कैसे पास किया उसने।
अल्लाह बेहतर जाने कि कैसे 10th पास किया उसने। एक एडवोकेट या कुछ होता है, वो बोलता है कि अगर नेहरू की जगह वो बने होते प्राइम मिनिस्टर, हम्म। सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। और जबकि उससे पहले उनकी डेथ अब हो चुकी थी, कैसे बन जाता है? वही वही बेवकूफ़ी बाद में फिर के उसको मतलब इलेक्शन के से पहले उनकी डेथ हुई है। हाँ, मतलब बेवकूफ़ी जो है इनमें कूट कूट के भरी हुई है, जिसे कहते हैं ना, कूट कूट के भरने का मतलब समझते हो ना, जितनी भी जगह वो ठूस दिया जाए, ऐसे कूट कूट के भरी हुई है। और